What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। यहाँ पर ये जो पिक्चर आप लोगों को दिख रही है ये आज का कार्टून है। तो यहाँ पर एक साइड में है ट्विटर और दूसरी साइड में है कू। तो दोनों के बीच में जो संघर्ष चल रहा है उसको यहाँ पर दिखाया गया है। आज के डेट में लोग लड़ रहे हैं हमारी कंट्री में कि ट्विटर अच्छा है कि कू अच्छा है। ठीक है, ये ट्विटर जो है ये बाहर की कंपनी है और ये जो कू है ये हमारी कंट्री कंपनी है जो कि हमारी कंट्री के द्वारा क्रिएट की गई है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है आज के डेट में मुझे कि सोशल मीडिया जो साइट है उसके ऊपर लोग लड़ाई कर रहे हैं कि कुछ यहाँ पर आ जाओ या वहां पर आ जाओ। अरे दोनों जगह आ जाओ भाई, टेंशन क्या है, क्यों फालतू में परेशान हो। तो यहाँ पर यही कार्टून है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हल्का सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि आज के जो न्यूज़पेपर है उसमें क्या क्या चीजें दे रखी हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर हम लोग डिस्कस करेंगे जो आज की जो मेन न्यूज होगी और जो आज के एडिटोरियल होंगे। सबसे पहले आप लोगों के सामने है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, जाकर इसको मैप में निहारिएगा कहां पर ये लोकेटेड है। फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। इसी के साथ में आइए एक बार देख लेते हैं क्या क्या चल रहा है, हल्का सा एक नजर डाल लेते हैं कि क्या क्या न्यूज यहां पर देखने को मिल रही है। ये यहाँ पर पेट्रोल का प्राइस जो है वो काफी ऊपर बढ़ गया है, तो इसके बारे में बात की जा रही है। 100 पार हो गए यहाँ पर राजस्थान के अंदर। आखिर कैसे कैसे पेट्रोल का प्राइस बढ़ता है, तो ये एक छोटा सा चार्ट है जो मैंने आप लोगों को बताया भी था, इसके बारे में आप लोग देखिए। सबसे पहले यहाँ पर क्रूड ऑयल जिसको कच्चा तेल आप लोग बोलते हैं उसको भरकर टैंकर को जहाज में रखकर कंट्री के अंदर लाया जाता है। फिर इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है जो रिफाइनरी के अंदर। ठीक है, इनको फिर रिफाइन किया जाता है। अलग अलग कंपनी के इसके ऊपर टैग लग जाते हैं कौन कौन सी कंपनी है, तो इसका चार्ज यहाँ पर डीलर चार्ज आप लोगों को बढ़ता हुआ नजर आता है। फिर यहाँ पर जो एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाई जाती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा यहाँ पर कट जाता है। फिर यहाँ पर जो डीलर कमीशन होता है, ठीक है, जो वो यहाँ पर इसके हिस्से में फिर जो कमीशन आता है, फिर स्टेट का वेट लग जाता है और फिर यहाँ पर ये जाकर पेट्रोल पंप पर पहुंचता है। यानी कि सबका हिस्सा काट कूट कर जब यहाँ पर पेट्रोल पंप पर आप लोगों के लिए ये यहाँ पर पेट्रोल और डीजल पहुंचता है तो उस टाइम पर इसका प्राइस जो होता है वो 100 रुपए पर लीटर से भी क्रॉस हो चुका होता है, क्योंकि हर एक इंसान जो है वो अपने हिस्से को एंजॉय कर रहा है। पर लेकिन इसका सबका हिस्सा निकलकर कहां से आ रहा है, वो आ रहा है आप लोगों की जेब से, आप लोगों की पॉकेट से। तो ये यहाँ पर काफी ज्यादा डीएनए कंडीशन देश के अंदर बनी हुई है। बाकी अगर बात करें यहाँ पर तो राहुल गांधी साहब के द्वारा बोला गया कि जो इनके फादर को मारा गया था, डेथ हुई थी, जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था कंट्री के अंदर राजीव गांधी जी का, तो उसको लेकर इनके द्वारा बोला गया उनको माफ कर देना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए। रीजन क्या है? रीजन ये काफी लंबे समय से उनके लिए यहाँ पर जो भी यहाँ पर जिनको पकड़ा गया था उनको एक तरीके से उनके खिलाफ एक पॉलिटिक्स खेली जा रही है, यानी कि ये हम छोड़ेंगे या फिर कोई और छोड़ेगा, वो वाला मुद्दा काफी लंबे समय से चल रहा है। और इलेक्शन आ रहे हैं यहाँ पर तमिलनाडु में, तो उसको लेकर इसको एक बड़ा इश्यू बनाया जा रहा है, तो वहां से ये न्यूज निकल कर आ रही है। आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, गवर्नर और प्रेसिडेंट की पावर अगर किसी को एक तरीके से जो नहीं कहते कि रिमिशन करना है, छूट देनी है किसी पर्टिकुलर इंसान को एक तरीके से माफ करना है जो उसको सजा दी जा रही है, तो उसके बारे में काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही थी। तो तमिलनाडु के अंदर ये इशू काफी लंबा बरकरार है जो कि बना हुआ है। इसी के साथ में यहां पर इंडिया के द्वारा बोला गया कि जो यूएन पीस कीपिंग फोर्स है हमारी कंट्री में काफी बड़ा रोल प्ले करती है, जो यूएन की जो हमारी कंट्री के जो काफी सारे लोग हैं यूएन की पीस कीपिंग फोर्स में, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो जयशंकर साहब के द्वारा बोला गया कि हम लोग 2 लाख के करीब जो दवाइयां हैं वो गिफ्ट करेंगे यूएन पीस कीपिंग फोर्स के डोज के लिए। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं हमारा गिफ्ट या फिर सपोर्ट टाइप में आप लोग इसको बोल सकते हैं। यूएसए के द्वारा बोल दिया गया कि 200 मिलियन देगा डब्ल्यूएचओ को। डोनाल्ड ट्रंप ने जो यहाँ पर पैसा देने से बिल्कुल मना कर दिया था, अब वो जो डिसीजन है वो इसके द्वारा जो बाइडेन के द्वारा रिवर्स कर दिया गया। अब डब्ल्यूएचओ को हेल्प प्रोवाइड कराई जाएगी, किसके द्वारा? यूएसए के द्वारा। तो ये एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं, इससे खासकर उन कंट्री के लिए काफी फायदा देखने को मिलेगा जिन कंट्री में प्रॉपर वे में ढंग से फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है और जिनके पास में सही से रेवेन्यू भी अवेलेबल नहीं है। बाकी अगर डब्ल्यूएचओ के बारे में आप लोगों को जानना है तो इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड में हेल्थ की कैसी कंडीशन चल रही है उसके बारे में ये ऑर्गेनाइजेशन बात करती है। स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन की और यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप का पार्ट है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और 6 इसके रीजनल ऑफिस हैं। ये जो रीजनल ऑफिस है इसमें से एक ऑफिस यहाँ पर दिल्ली के अंदर भी है, तो ये इंपॉर्टेंट है जो आप लोग याद रखिएगा। साउथ ईस्ट एशिया तो अफ्रीका के अंदर कोंगो के अंदर है, यूरोप के अंदर डेनमार्क के अंदर है, मेडिटेरेनियन वाले एरिया में इजिप्ट के अंदर है, वेस्ट पैसिफिक में फिलीपीन के अंदर है और
अमेरिका के अंदर ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर में है। 7 अप्रैल ये यहां पर इसको बनाया गया था, जिसमें आप लोग वर्ल्ड हेल्थ डे भी सेलिब्रेट करते हैं 7 अप्रैल को, तो याद रखना। और इसका जो इसके द्वारा पब्लिकेशन किया जाता है ये है वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोगों से पूछा जाए अगर वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। बाकी हमारे किसान जो भाई हैं बोल रहे हैं कि आज रेल रोको अभियान चलाया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो है उसके कान पर जू नहीं सरक रही है, वो उसको बेसिकली सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो कोई और बड़ा स्टेप उठाना पड़ेगा। तो देखते हैं कैसे ये चीजें आगे बढ़ती हैं जो भी है। पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज यहां पर ये है, पाकिस्तान को FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो ग्रे लिस्ट है उसमें उसको कंटिन्यू रखने के लिए बोला गया है जून तक का। ये मीटिंग बोला था फरवरी में होगी, तो पाकिस्तान को इस लिस्ट में कंटिन्यू रखने की बात की गई है। तो ये कंडीशन क्या है समझते हैं इसके बारे में। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है क्या। ये एक ग्रुप है जो G7 कंट्री के द्वारा बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1989 में। G7 कंट्री पहले कौन थी? पहले G8 थी, फिर रसिया बाहर निकल गया, अब G7 कंट्री रह गई हैं। अब G7 कंट्री में कौन कौन है एक बार आप लोग रिवीजन कर लीजिए कमेंट बॉक्स में लिखकर, क्योंकि G20 के ऊपर भी यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछ लिया गया था, तो G7 के ऊपर तो बड़ी आसानी से पूछा जा सकता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोग के माइंड में। 1989 में यहां पर यह ग्रुप बनाया गया था, पर लेकिन जब बनाया गया उस टाइम पर बोला गया था कि मनी लॉन्ड्रिंग को ध्यान में रखकर इसको बना रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब कि गलत तरीके से कमाया गया जो पैसा है उसको व्हाइट करने की कोशिश की जाती है, सिस्टम में लाने की कोशिश की जाती है। कहीं घूस लिया और पता चला उसको किसी तरीके से अपना उससे सोना वगैरह खरीद लिया, अपना बैंक में ले जाकर रख दिया, तो इस तरीके से कंडीशन की जाती है। तो इसको रोकने की बात की गई, क्योंकि गलत तरीके से करप्शन बढ़ता है सोसाइटी में, तो इसके ऊपर फोकस किया गया। पर लेकिन 2001 में यूएसए के ऊपर जो अटैक हुआ उसके बाद में टेररिज्म फाइनेंसिंग जो है उसको भी यहां पर FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में इंक्लूड कर लिया गया। तो ये भी अब 2 मुद्दे के ऊपर फोकस देकर चलता है। एक तो बात करता है मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में, इसको रोकता है। दूसरा टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोकता है, इनके जो टेररिस्ट हैं उसकी फाइनेंसिंग कौन कर रहा है उसको रोकने का काम करता है। तो ये जो ग्रुप है इसके बारे में आप लोग याद रखना, 39 टोटल इसके अंदर मेंबर है। पेरिस फ्रांस के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, जो इंग्लिश और फ्रेंच 2 लैंग्वेज यहां पर यूज की जाती है। जो भी डिसीजन लिए जाते हैं इसके अंदर ये म्यूचुअल जो मिलकर एक तरीके से सब जो कैंडिडेट है जो रिकमेंड करते हैं तो यहां पर डिसीजन लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं वो याद रखना, 3 कंट्री अगर यहां पर 39 कंट्री में से ये बोल दें कि ये काम नहीं होगा तो उसको रोक दिया जाता है। जैसे कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में आज के लिए पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में, अगर उसको ब्लैक लिस्ट में पहुंचाना है तो 3 कंट्री ने अगर बोल दिया नहीं पहुंचाना है तो फिर नहीं पहुंचाया जाएगा। तो एक तो चाइना सपोर्ट कर रहा है, एक मलेशिया सपोर्ट कर रहा है और तीसरा तुर्की सपोर्ट कर रहे हैं यहां पर पाकिस्तान को, जिसकी वजह से पाकिस्तान को अब तक यहां पर ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला गया है। वरना जैसी हरकतें चल रही हैं उस लेवल की हरकतों के आराम से इसको ब्लैक लिस्ट में डाला जा सकता था, ठीक है। मरकस प्लेयर जो है वो आज के में यहां पर प्रेसिडेंट है, तो ये एक यहां पर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। तो पर्सन इन न्यूज में आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो हल्का सा इसके बारे में याद रखिएगा। 2 पर्सन के नाम और याद कर लीजिए कमेंट बॉक्स में एक बार लिखकर, जो भी आप लोगों को पढ़ाए थे। एक तो इटली के जो नए प्राइम मिनिस्टर बने उनका नाम आप लोगों को बताना है। दूसरा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो नई पर्सनैलिटी अभी जो डायरेक्टर जनरल बनी है उनका नाम आप लोगों को बनाना है, जो फर्स्ट लेडी है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन के आंसर दीजिए। नेक्स्ट यहां पर एक अच्छी और खबर निकल कर आ रही है, पाकिस्तान की जो एड्रेस करना था जो श्रीलंका की पार्लियामेंट को पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के द्वारा, उसको यहां पर अभी रिसेंटली कैंसिल कर दिया गया है। कोविड-19 रीजन बताया गया है, पर कोविड-19 मुझे कम रीजन लग रहा है। जो इंडिया के अंदर जो इसकी वजह से जो रोज देखने को मिल रहा था वो ज्यादा बड़ा रीजन चल रहा है। चलिए जो भी है हमारे लिए अच्छी बात है। इसने हमारा जो पड़ोसी देश है श्रीलंका उसके साथ में खासकर पाकिस्तान के इतने अच्छे रिलेशन नहीं होने चाहिए, क्योंकि फिर एक तिडम बनेगी, एक साइड में चाइना हो गया, एक साइड में यहां पर पाकिस्तान हो गया, एक साइड में श्रीलंका बैठ गया, तो चारों तरफ से कंडीशन खराब चल रही थी। अगर बात करें निकिता जैकब जो है उनको 3 वीक के लिए यहां पर ये एंटीसिपेटरी जो बेल है उसके बारे में बात की जा रही है। टूल किट वाले केस में इनको भी यहां पर समन किया गया था। टूल किट ये वही टूल किट है जिसमें ग्रेटा थनबर्ग के द्वारा शेयर की गई थी। ये टूल किट क्या होती है? टूल किट एक तरीका डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कुछ इंस्ट्रक्शन रहती है कि ऐसा ऐसा करना, ये हैशटैग लिखना, इस इंसान को टैग करना, ये आप लोगों यहां पर मैसेज लिखना है, तो उसमें गाइडलाइन रहती है। तो इसके चलते यहां पर हमारी कंट्री के जो फॉर्मर जो एक जज थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने बोला भी था कि ये गलत तरीका है इस तरीके से यहां पर जो लोगों को गिरफ्तार करना इस पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर, क्योंकि टूल किट तो हमेशा किसी न किसी मुद्दे के लिए अवेलेबल रहती है। तो वो यहां पर जज के द्वारा बोला गया था। बाकी जो भी आगे देखने को मिलेगा। एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है? एंटीसिपेटरी बेल का मतलब होता है कि एंटीसिपेशन करना कि यार आप लोगों को पकड़ लिया जाएगा तो उससे पहले यहां पर बेल मांग लेना। तो यहां पर या तो हाई कोर्ट या फिर जो सेशन कोर्ट होते हैं ये बेल देते हैं, पर लेकिन एंटीसिपेटरी बेल देते हुए कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगा दी जाती है
जैसे कि अगर आप लोग बाहर जाएंगे तो पूछ कर जाएंगे, ऐसे ही आप लोग कंट्री को नहीं छोड़ सकते हैं। तो ये भी चीजें आप लोगों को देखने को यहां पर मिलती है एंटिसिपेटरी बेल में। ये बेसिकली रहता है कि कई बार देखिए कई सारे आरोप लगा दिए जाते हैं, कई सारी जो रेप्यूटेड पर्सनैलिटी हैं वो पहले ही बेल ले लेती है, क्योंकि उनको लगता है कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो जेल में जाने से पहले ही अपना अपना बेल लेकर बैठ गए। तो इसके चलते ये रहता है कि एक रेपुटेशन बची रहती है कि हाँ जेल में नहीं गए। ठीक है, तो ये मुद्दा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। ओके, तो इसके बारे में यहां पर बात की गई। इसी के साथ में यहां पर ये आप लोगों के सामने कार्टून मैंने बताई दिया। यहां पर मैंने कूपर अपना अकाउंट बनाया अभी रिसेंटली, तो एक बच्चे के द्वारा बोला गया सर कूपर आ गया, आपने बताया भी नहीं। तो आप लोग चाहे तो यहां पर कनेक्ट हो सकते हैं। ऐसी कोई बड़ी वेबसाइट, वो ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है, बस मुझे ये लगा कि जब हम लोग यहां पर ट्विटर को फॉलो कर रहे हैं तो कूपर भी हम लोग आ सकते हैं, क्योंकि तो अपनी कंट्री के द्वारा बनाया गया ऑल्टरनेटिव है। ठीक है, तो ये समझकर बस मैं कूपर गया। बाकी जो भी है अगर आप लोग यहां पर हैं तो कनेक्ट रह सकते हैं। तो वीर तालियान सर्च कर लीजिएगा कूपर जाकर, तो आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका जो लिंक है वो वीडियो के नीचे प्रोवाइड करा दूंगा मैं, अगर आप लोग यहां पर हैं तो आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं। वैसे बनाने की कोई जरूरत नहीं है अकाउंट, अगर आप लोगों को लग रहा है फालतू में, अगर आप लोग ट्विटर पर भी नहीं है तो फिर कूपर जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ट्विटर पर हो तो कूपर आप लोग अकाउंट बना लेना, अपनी कंट्री की भी जो ब्लॉगिंग साइट है उसको भी फॉलो कर लेना चाहिए। बाकी तो आप लोग समझदार हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोगों के सामने यहां पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या, ये आर्टिकल है काफी इंपोर्टेंट, तो देखते हैं कौन से इंपोर्टेंट आर्टिकल आज हम लोग को डिस्कस करने हैं। इसमें से 4 आर्टिकल मैं डिस्कस करूंगा जो इंपोर्टेंट है, बाकी कोविड-19 के बारे में कुछ आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं। वो 4 आर्टिकल में से जो पहला आर्टिकल है वो काफी इंपोर्टेंट है, काफी डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा। ये बात की जा रही है रोड एक्सीडेंट के बारे में। रोड एक्सीडेंट हमारी कंट्री में काफी बड़ा रीजन है जिसकी वजह से लोगों की जान जा रही है। तो ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, तो किस तरीके से यहां पर कई सारे एरिया में जो लोग हैं डिसेबिलिटी भी हो जाती है, किसी के हाथ टूट गए, किसी के पैर टूट गए, कुछ को हॉस्पिटलाइजेशन किया जाता है, जिसके चलते कई सारे लोग जो हैं वो गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। तो इसके बारे में आप लोगों को जो पैरामीटर है उनको डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये 250 शब्द में लगभग आप लोग क्वेश्चन लिखना है और 15 नंबर का ये क्वेश्चन है। एक दूसरे को मार्क्स जरूर दिया करो जब आप लोग एनालाइज करते हैं एक दूसरे का आंसर। कई सारी ऐसी फैक्चुअल न्यूज भी आप लोग को देखने को मिलेगी जो कि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है। तो ये बात की जा रही है अभी मध्य प्रदेश में एक दुर्घटना घटी, तो उसके बारे में। एक जो बस थी यहां पर, ये इस तरीके से आप लोग देखते हैं, यहां पर ये जो बस थी इस तरीके से इस नहर की खाई के अंदर गिरी, जिसके चलते यहां पर बहुत सारे लोगों की जान चली गई। और दुर्घटना में सबसे जो इरिटेटिंग चीज थी, हालांकि किसी की भी जान नहीं जानी चाहिए, 51 लोगों की जान गई है यहां पर। और इसमें मैक्सिमम जो बच्चे थे वो थे जो कि गवर्नमेंट का एग्जाम देकर आ रहे थे सतना से रीवा के बीच में, यानी कि ये गवर्नमेंट का कोई एग्जाम देने गए हुए थे जिस दिन यहां पर ये दुर्घटना घटी। और 51 लोगों की जान चली गई, और ये भी उस टाइम पर दुर्घटना घटी जब हमारी कंट्री में रोड सेफ्टी मंथ सेलिब्रेट किया जा रहा था। यानी कि रोड सेफ्टी मंथ हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। पहले हम लोग रोड सेफ्टी वीक सेलिब्रेट करते थे, अब महीना सेलिब्रेट कर रहे हैं, यानी कि पूरा महीना हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं इन सब चीजों के बारे में। तो ये इसके बारे में बात की जा रही है, समझने की कोशिश कीजिए एक बार, इसके बारे में समझ सकते हैं। क्वेश्चन आप लोगों को डायरेक्ट देखने को मिल सकता है। रोड सेफ्टी मंथ कब से कब तक सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये 18 जनवरी से लेकर 17 फरवरी तक सेलिब्रेट किया गया। रोड सेफ्टी मंथ पहली बार मंथ सेलिब्रेट किया गया। तो ये हमारी कंट्री में इसकी थीम क्या थी जो आप लोगों को देखने को मिली? तो बात की जा रही है सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, ये थीम थी जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। बाकी हमारी कंट्री में ये बोला जा रहा है कि आज की डेट में लगभग 1.5 लाख के करीब लोग रोड एक्सीडेंट की वजह से मर जाते हैं, और लगभग 4.5 लाख के करीब लोगों की एक्सीडेंट वगैरह से इंजरी होती है। इसके चलते हर दिन अगर आप लोग बात करेंगे तो लगभग 415 लोगों की जान जाती है रोड एक्सीडेंट के अंदर में, जो कि एक बहुत बड़ा डेटा है। इवन यूएसए और चाइना से काफी आगे हम लोग चल रहे हैं रोड एक्सीडेंट के मामले में, जो कि हम लोग को सुधारना पड़ेगा। गवर्नमेंट का टारगेट क्या है? गवर्नमेंट ने बोला है कि 2025 तक का हम लोग क्या करेंगे, हम 2025 तक का इसको आधा कर देंगे, यानी कि जो 1.5 लाख की लोग जा रही है, जो 75,000 लोग हम लोग कम कर देंगे 2025 तक जिनकी जान नहीं जाएगी। तो ये गवर्नमेंट ने टारगेट रखा गया है। तो अगर कुछ लिखने के लिए आता है तो वहां पर इसको यूज जरूर कीजिएगा। हमारी कंट्री में बोला जा रहा है कि लगभग 14% के करीब जो नेशनल जीडीपी है, सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिलता है एक्सीडेंट की वजह से। 70% जो लोगों की जान जाती है वो 18 से लेकर 45 एज ग्रुप में होता है, जो कि एक कमाने वाला तबका है सोसाइटी में, तो उसकी जान जाती है। तो ये जो मंथ हम लोगों ने सेलिब्रेट किया अभी यहां पर, जो जिसके बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया, ये था 18 जनवरी से लेकर 17 फरवरी तक। तो इस महीने को देखते हुए यहां पर, जैसे ही यहां पर आप लोग देखते हैं, तो ये हमारी कंट्री में जो दुर्घटना घटी, एक साइड में कोविड-19 अभी यहां पर ये सर पैसारे, ये अभी पैर पैसारे बैठा हुआ है, ऊपर से ऐसी ऐसी दुर्घटना भयंकर वाली, ये एक लोगों के एक माइंड को हिलाने वाली है कि 51 लोगों की जान चलेगी एक साथ में, और खासकर सारे नवयुवक थे, जो बच्चे थे, जो जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे। तो ये सोचने वाली बात है। वर्ल्ड वर्स्ट रिकॉर्ड अगर देखें रोड सेफ्टी में तो वो हमारी कंट्री का है। हमारी कंट्री में कई सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं, पर फिर भी हमारी कंडीशन नहीं सुधर रही है। अगर वर्ल्ड बैंक के द्वारा बात करें एक रिपोर्ट के बारे में, इंपोर्टेंट है, मेंशन कर
सकते हैं अगर लिखने के लिए आता है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिपोर्ट है यहां पर ट्रैफिक क्रैश इंजरी एंड डिसेबिलिटी, ठीक है। तो ये 1% हमारी कंट्री में आज के दिन में ऑल ओवर वर्ल्ड में जितनी कारें हैं, गाड़ियां हैं, हमारी कंट्री में 1% है उसका। बल्कि अगर बात करें 11% जो रोड एक्सीडेंट में लोगों की जान जाती है, यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जितनी गाड़ी है हमारी कंट्री में 1% है वो गाड़ियां ऑल ओवर वर्ल्ड का अगर आप लोग काउंट करेंगे। पर लेकिन जब लोगों की जान जाती है तो 11% के करीब लोगों की जान यहां पर जा रही है। तो इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं क्या कंडीशन है। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है क्या क्या बातें की जा रही है। वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है इसका टाइटल है यहां पर ट्रैफिक क्रैश इंजरी एंड डिसेबिलिटी। ये बर्डन और इंडियन सोसाइटी क्या पढ़ रहा है वो भी समझाने की कोशिश कर रहा है। ये वर्ल्ड बैंक के साथ में एनजीओ सेफ लाइफ फाउंडेशन के द्वारा यहां पर कोलैबोरेट हो गए, ये रिपोर्ट तैयार की गई जिसमें मैक्सिमम फोकस रहा उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के अंदर, क्योंकि ये बड़े राज्य हैं, इसके ऊपर एनालिसिस किया गया। प्रस्तुत किसके द्वारा की गई ये रिपोर्ट? ये की गई हमारी कंट्री में जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे उसके द्वारा प्रेजेंट की गई है। अगर रोड ट्रैफिक इंजरी के बारे में बात करें तो 8th यानी कि 8वें नंबर पर सबसे ज्यादा अगर किसी चीज से जान जा रही है तो वो किसकी वजह से जा रही है? रोड एक्सीडेंट की वजह से। समझ सकते हैं आप लोग, रोड एक्सीडेंट की वजह से 8वें नंबर पर सबसे ज्यादा जान जा रही है। और रोड क्रैश जो फैटिलिटी रेट है ये 3 टाइम हाइयर है लो इनकम में एज कंपेयर टू जो अमीर कंट्री है। समझने की कोशिश कीजिए, एक साइड में गरीब कंट्री है, वहां पर रोड एक्सीडेंट हुआ तो इंसान को ना तो कोई एम्बुलेंस मिली, ना ही हॉस्पिटल मिला, डॉक्टर गया वहां पर, हॉस्पिटल में जाने के बाद में डॉक्टर मिला तो इसकी जान चली गई रोड के ऊपर ही। एक तो ये इंसान है। एक अमीर कंट्री है जहां पर अच्छी खासी फैसिलिटी है, तुरंत एम्बुलेंस आ गई, 1 मिनट के अंदर अंदर उसको हॉस्पिटल में ले जाया गया, डॉक्टर अवेलेबल थे, वहां पर सारा सॉल्यूशन निकाला, तो वहां पर उसकी इंसान की जान नहीं गई। तो गरीब कंट्री में लोगों की जान ज्यादा जाती है रोड एक्सीडेंट की वजह से, अगर आप लोग उसको कंपेयर करते हैं अमीर कंट्री में, तो ये एक बड़ी दुर्घटना आप लोगों को देखने को मिलेगी। 3.14 यहां पर जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसका आप लोगों को यहां पर नुकसान देखने को मिलेगा, जो इसकी वजह से जो कंडीशन यहां पर देखने को मिल रही है। ग्लोबल हाई लेवल कॉन्फ्रेंस अभी इसकी हुई कहां पर? ये सेकंड थी, याद रखिएगा, ब्राजील के अंदर हुई। हम लोग उसके सिग्नेटरी हैं पर फिर भी हम लोग सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं। इसी के बारे में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में अगर आप लोग बात करें तो 3.6 जो गोल है यहां पर ये बोलता है कि आधी डेथ आप लोगों को करनी है जो भी इसकी वजह से ग्लोबल डेथ हो रही है 2030 तक। हमारी कंट्री में बोला गया 2025 तक आधी डेथ करनी है, जो 1.5 लाख हो रही है उनको 75,000 पर लेकर आना है। और यहां पर जो वर्ल्ड बैंक सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं जो ऑल ओवर वर्ल्ड में जो भी डेथ हो रही है 2030 तक उसको आधी करना है। अगर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2011 से लेकर 2020 तक का ये एक डेकेड था जिसको रोड सेफ्टी डेकेड के रूप में भी सेलिब्रेट किया गया। ये इंपॉर्टेंट आप लोग देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के ऊपर जब आप लोग नजर डालेंगे तो टोटल मिलाकर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। इसमें से जो तीसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ये बात करता है गुड हेल्थ और वेल बीइंग के बारे में। इस तीसरे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भी जब और अच्छे से डिवाइड करेंगे तो यहां पर आप लोगों को 3.8 देखने को मिलेगा, जिसमें बात की जा रही है रिड्यूस द डेथ एंड द इंजरीज ड्यू टू रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। तो अगर लिखने के लिए कुछ आता है या फिर क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछा जाता है तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। डायरेक्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर जाकर भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो 3.6 यहां पर था ये, जो कि रिड्यूस करता है डेथ के बारे में बात करता है, और इनके द्वारा बात की जा रही है कि आधी कर देंगे इसको डेथ को, तो ये इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज आप लोगों से पूछ लिया जाए कहां पर मेंशन है, तो ये 3.8 के अंदर है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में और भी कई सारे मुद्दे यहां पर दे रखे हैं। ये पिक्चर भी मैंने आप लोगों से टेलीग्राम पर शेयर की थी, आप लोग इसको देख सकते हैं। ऐसी पिक्चर्स आप लोग अपने मोबाइल में सेव रखिए, अगर कहीं जा रहे हैं घूमने या फिर कहीं बाहर तो आप लोग 1-2 नजर इसके ऊपर डाल सके मोबाइल खोलकर, ठीक है। तो ये बातें हैं। बाकी आगे चलते हैं। यहां पर जो हमारी कंट्री में रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है, नितिन गडकरी साहब उनके द्वारा बोला गया 2019 में हमारी कंट्री में 1,51,113 लोगों की जान गई ये रोड एक्सीडेंट की वजह से, और ये वो जाने थी जिनको हम लोग बचा सकते थे, यानी कि ये आसानी से रोकी जा सकती थी। और इंजरी जो हुई लोगों को, इसके हाथ टूटे, पैर टूटे, सर फूटा, ये 4,51,361। तो अगर हम लोग इनको आसानी से रोक सकते हैं तो फिर हम लोग क्यों काम नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा इंसानों को अवेयरनेस फैलाए, जैसे कि घर से अगर बाहर निकलो जरा सी देर भी अगर गाड़ी पे आप लोगों को बाइक वगैरह पे कहीं जाना है तो बिना हेलमेट के न चलें। गाड़ी में बैठ के चल रहे हैं तो सीट बेल्ट लगाकर चलें, क्योंकि आप लोगों की सेफ्टी के लिए ही वो सारी आइटम होते हैं। अगर आप लोग उनको यूज नहीं करोगे तो उसका खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ेगा। नेक्स्ट बात की जा रही है लो इनकम हाउस होल्ड के बारे में, खासकर जो रूरल एरिया में अगर कोई पर्टिकुलर एक बंदा कमाने वाला है, बाइक पर गया,
एक्सीडेंट में उसकी जान चलेगी। तो समझिए घर में अगर उसकी वाइफ है तो कमाने वाला अकेला था, बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, उनका क्या होगा। तो ये फाइनेंशियल और साइकोलॉजिकल जो इंपैक्ट पड़ता है उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं करता है। बोल दिया कि बस 1.5 लाख लोग चले गए, सोचिए 1.5 लाख घर बर्बाद हो गए। अब उनके ऊपर अगर कितने लोग कई सारे डिपेंडेंट थे उनका क्या होगा, क्योंकि एक कमाने वाला इंसान ही घर से बाहर निकलता है नॉर्मली। और 70% जो डेथ हो रही है वो मैंने अभी आप लोगों को बताया 45 साल से नीचे के लोग हैं जिनकी डेथ हो रही है। तो इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं कितना सारा इंपैक्ट है इसका, जो हम लोग काउंट ही नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह से हो सकता है कि जो बच्चे हैं उनका स्कूल छोड़ गया हो सकता है जो बीमार कोई घर में एक तरीके से इंसान पड़ा हो उसकी दवाई अब न आ पाए यहां पर। तो राइट टू लाइफ का जो फंडामेंटल राइट है उसका कहीं ना कहीं हनन होता हुआ नजर आ रहा है, जो हमारे संविधान में पार्ट 3 में रखा गया, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक का। ठीक है, तो इसके अंदर जो राइट टू लाइफ है वो आर्टिकल 21 के अंदर आता है। तो आर्टिकल 21 में यहां पर अगर बात करें तो ये फंडामेंटल राइट का भी हनन हो रहा है लोगों की। अगर बात करें हमारी कंट्री में जो राज्य गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो उस लेवल पर काम नहीं कर रही है जितना रिक्वायरमेंट है इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन करने के लिए। अभी बस की जो कंडीशन देखने को मिली, ठीक है, इस पे बोल दिया कि मजिस्ट्रेट की इंक्वायरी होगी, पर लेकिन टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि टेक्निकली आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। सेफ्टी एक्सपर्ट से यहां पर राय लेनी चाहिए, पर लेकिन उसके ऊपर ज्यादा फोकस दिया नहीं जाता है हमारी कंट्री में। बस मजिस्ट्रेट की इंक्वायरी बोलकर साइड में हट जाते हैं। हमारी कंट्री के जो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी साहब, इनके द्वारा भी कई सारे कैंपेन चलाए गए रोड सेफ्टी को लेकर। तो मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 जब लाया गया उस टाइम पर भी कई सारी बातें इनके द्वारा बोली गई। तो मोस्ट ऑफ स्टेट है जो आज के में वो यहां पर अपना क्या करते हैं, वो यहां पर फोकस करते हैं पॉपुलिज्म के ऊपर, यानी कि उनको तो वोट चाहिए, कौन मर रहा है कौन नहीं मर रहा है उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं रहता है। तो इसीलिए यहां पर जो जीरो टॉलरेंस वाला फंड है उसको फॉलो ही नहीं करते हैं। ये बेसिकली क्या करते हैं, ये यहां पर अगर इसमें बिल में बोला गया कि आप लोगों को इतना टैक्स लगाना है, इतना आप लोगों को फाइन लगाना है अगर कोई बिना हेलमेट के जाता है, वो सब चीजें तो कई सारे राज्यों ने अपने हिसाब से चेंज कर लिया उनको, ठीक है, फाइन कम कर दिया, फिर कई सारी चीजें देखने को मिली। तो लोगों के अंदर जो एक खौफ था वो खौफ यहां पर देखने को नहीं मिला। 61% ऑफ डेथ जो है वो जस्ट 5% ऑफ एक्सीडेंट है उनसे होती है। 2019 का अगर डेटा आप लोग काउंट करें तो यहां पर आप लोगों को जो 5% जहां पर ये डेथ हो रही है किसी लोकेशन की वजह से, किसी एकदम मोड ऐसा आ रहा है उसकी वजह से। मैं बता दूं, जब मैं घर जाता हूं, गांव जाता हूं, अपना ये इधर उधर जाता हूं तो एक रास्ता पड़ता है वहां पर इस तरीके से यू टर्न रहता है, ठीक है, और वहां पर कई बार मैंने खुद ने एक्सीडेंट देखा है। तो इस तरीके के अगर आप लोगों ने भी कोई देखा है, शायद आप लोगों ने भी कोई फील किया होगा यार ये रोड बिल्कुल ऐसे जहां पर एक्सीडेंट हो सकता है। तो ऐसे मिलाकर कुछ 5% ऐसे एरिया है जहां पर एक्सीडेंट होते हैं कंट्री के अंदर, और 61% डेथ वहीं से होती है। तो अगर उन 5% पर भी आप लोग फोकस कर लो तो 61% लोगों की डेथ आप लोग बचा सकते हैं। तो ये इस तरीके से मुद्दा आप लोग आगे लेकर चल सकते हैं। तो इसी के साथ में जो नेशनल रोड सेफ्टी जो बोर्ड है वो बनाना चाहिए ताकि इसी मुद्दे के ऊपर फोकस देकर चल सके। क्या क्या इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड होने चाहिए और अगर कोई कंप्लेंट आती है उसको कैसे लेकर चलना है, स्टेट अकाउंटेबल उसके लिए रहे, क्या क्या चीजें, तो सारे मुद्दे सामने आने चाहिए ताकि सॉल्यूशन निकाला जा सके। इसी के साथ में एजुकेशन काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है सोसाइटी में जो यहां पर होना चाहिए। सिविल सोसाइटी को कोऑपरेट करना चाहिए और प्रोफेशनल जो पॉलिसी होनी चाहिए वो भी यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। प्रॉपर वे में सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है, तो सारी चीजें प्रॉपर वे में यहां पर आप लोगों को लेकर चलनी पड़ेगी। क्योंकि अगर एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों से करूं, यहां पर कई सारे तो हमारी कंट्री में अगर पुलिस वालों के बारे में बात की जाए, शराब पीकर जैसे घूमते हैं, ठीक है, तो वो लोगों का चालान कैसे काटेंगे जब खुद ही कई सारे टुल्लू आप लोगों को नजर आते हैं। हालांकि सबके लिए नहीं है, बहुत सारे अपनी प्रोफेशनल तरीके से ड्यूटी करते हैं। अभी नीतीश कुमार साहब के द्वारा बोला गया कि अगर कोई भी यहां पर ड्यूटी पर जो शराब पिया हुआ पाया जाएगा तो उसको डिसमिस करेगा। एक बच्चे के द्वारा बड़ा अच्छा सजेशन दिया गया कि पुलिस वाले ही क्यों, अगर कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट में अगर शराब पीता हुआ पाया गया, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर में वो नशे में पाया गया तो तुरंत उसको डिसमिस करके बाहर फेंका जाए, क्योंकि वो एक पब्लिक ऑफिस में बैठा हुआ है। तो एक दे पुलिस वालों के लिए नहीं, वो हर एक इंसान के लिए होना चाहिए। तो वो सजेशन काफी अच्छा था। तो अगर आंसर राइटिंग में लिख रहे हैं आप लोग तो उसको भी यूज कर सकते हैं। बाकी जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, हेलमेट नहीं पहना तो 150 रुपए देकर छुड़ जाओ, या कागज लेकर आए जल्दी जल्दी में, ये इस तरीके से उसकी वजह से आपकी भी जान जाती है और इसकी वजह से करप्शन भी बढ़ता है। पुलिस वाले जो होते हैं पैसे लेते हैं तो उसके बाद में फिर तुम चलते रहो। तो ये जो कंडीशन देखने को मिलती है तो ये सुधारनी पड़ेगी। सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट गोल है उसके ऊपर फोकस देकर चलना पड़ेगा ताकि रिड्यूस की जाए डेथ। तो जो भी यहां पर डिक्लेरेशन है उसको ढंग से लेकर चलना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि बस इसको सिंगवा कर रख दिया, ठीक है, तो थोड़ा सा उससे इंप्लीमेंट करने वाली बातें, बिल्कुल ऐसे किताब लेकर आए और बस सिंगवा कर उसको रख दिया अलमीरा में, अब खोलेंगे कब, जब एग्जाम पास में आएगा। तो वो सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, ये काफी ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट डालती है, ठीक है। तो ये थी कुछ बातें। बाकी यहां पर एक इंटरेस्टिंग जो ये न्यूज है एक तरीके से, अगर आप लोगों से मैं पूछूं, एक साइड में मनी है और एक साइड में हैप्पीनेस है, यानी कि एक साइड में पैसा है
और एक साइड में आप लोगों की खुशी है, तो आप लोग किसको चूज करेंगे? तो आप लोग मनी को चूज करेंगे तो एम लिखिए, और हैप्पीनेस को चूज करेंगे तो एच लिखिए। ठीक है, ये तो आप लोगों को लिखना ही लिखना है। बाकी अगर आप लोग आगे थोड़ा रीजन भी देना चाहते हैं कि रीजन क्या है आप लोगों के हिसाब से, तो वो रीजन भी आप लोग दे सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बड़ी फ्रीक्वेंटली एथिक्स में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, आखिर समझाने की कोशिश की क्या की जा रही है। सबसे पहले यहां पर एक वर्ड यूज किया गया जिसको बोलते हैं सब्जेक्टिव वेलबींग। सब्जेक्टिव वेलबींग का मतलब क्या होता है? सब्जेक्टिव वेलबींग का मतलब होता है, ये साइंटिफिक टर्म है जिसमें आप लोग खुश हैं। ठीक है, लाइफ आप लोगों की सेटिस्फैक्टरी चल रही है, जो जो आप लोगों को चाहिए आप लोगों के पास में है। ठीक है, आप लोग एक बात तरीके से बात करें तो अंदर से खुश फील करें आप लोग। थिंकिंग एंड फीलिंग जो है योर लाइफ इज गोइंग वेल, यानी कि आप लोगों की जो लाइफ है वो सही चल रही है, एक सही तरीके से आप लोगों की लाइफ चल रही है, जो जो आप लोगों को चाहिए एक सेटिस्फैक्टरी मोड में, वो सारी चीजें आप लोगों के पास में है। तो ये एक तरीके से सब्जेक्टिव वेलबींग होगी। तो सब्जेक्टिव वेलबींग है, उसको बोला जा रहा है कि वो इनकम के साथ में काफी जटिल तरीके से कनेक्ट है। यानी कि आप लोग खुश कब रहेंगे? जब आप लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहेगी। तो इसके बारे में बात की जा रही है। तो यहां पर गैलप जो वर्ल्ड पोल है उसमें यहां पर कुछ एनालिसिस किया गया, तो उसमें बोला गया कि जो रिच लोग हैं वो मोर सेटिस्फाइड हैं अपनी जिंदगी में एज कंपेयर टू अगर आप लोग गरीब लोगों के बारे में बात करेंगे। तो क्या ऐसा कुछ है? क्योंकि आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर कोई गरीब तबका है सोसाइटी का, तो छोटी छोटी चीज के लिए भी उसको दिक्कतें फेस करनी पड़ती है। अगर बात करें यहां पर तो एक रिलेशनशिप बात की जा रही है कि सब्जेक्टिव वेलबींग जो है, यानी कि एक अच्छा इंसान अगर खुश रह रहा है, वो इनकम के साथ में कई बार बोला जाता है काफी वीक रिलेशन है। यानी कि ऐसा नहीं है कि हर एक अमीर आदमी आप लोग खुश नजर आएगा। अमीर आदमी भी ऐसे ऐसे देखे मैंने जिनके पास में इतना पैसा है कि वो अगर पूरी जिंदगी में लुटाते भी रहे तो भी उनके पास में खत्म ना हो, पर लेकिन वो जिंदगी में खुश नहीं है। तो ये भी आप लोग एक एंगल देख सकते हैं कि पैसा ही जिंदगी में खुशी नहीं रहता है। एक इंसान वो है कि पूरे दिन मेहनत करता है, अपना शाम को खाना खाता है और चादर तान के सोता है। एक वो है अपनी जिंदगी को अच्छे से एंजॉय कर रहा है, और एक वो इंसान है जो दुनिया भर का पैसे लिए बैठा है और दुनिया भर की बीमारी अपने शरीर पर लगाए बैठा है। तो एक वो इंसान है। तो हर तरीके के इंसान आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो कई लोग तो ये बताते हैं कि इसके बीच में एक वीक कनेक्शन है, पैसे के साथ में और खुशी का वीक कनेक्शन है। क्योंकि हाँ, एक बात तो आप लोग देखिए माननी पड़ेगी आप लोगों को, अगर पैसे की मैं बात करूं, पैसा आप लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, पर लेकिन वो एक हद तक ही आप लोग खुशी दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि पैसा आप लोगों को हर टाइम खुशी देगा। हर टाइम आप लोग खुशी का कुछ और रीजन खोजना पड़ेगा जो कि पैसे से कुछ ज्यादा बढ़कर हो। पैसा रीजन है, पैसा आप लोगों को एक अच्छी लाइफ लीड करने के लिए सही है। वो नहीं कहते कि भूखे पेट भजन नहीं होते हैं। अगर इंसान को खाने नहीं मिलेगा तो भगवान में क्या वो अपना एक तरीके से अपना दिमाग लगाएगा या मन लगाएगा। जब तक उसको खाना नहीं मिल रहा है, उसके सामने एक साइड में खाना रखा हुआ है, एक साइड में भगवान की तस्वीर रखी हुई है, और 3 दिन का भूखा है इंसान, तो सबसे पहले खाने की तौर को दौड़ेगा, बाद में भगवान को देखेगा। भगवान अल्लाह गॉड जहां है वो बाद में पहुंचेगा वहां पर। तो ये सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं। तो इसलिए यहां पर कहीं ना कहीं एक बेसिक रिक्वायरमेंट की तो जरूरत है, पर लेकिन एक बेसिक रिक्वायरमेंट से अगर ऊपर आप लोग पहुंचेंगे तो फिर आप लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ भैया पैसा जो है वो इंसान को खुशी देता है। ठीक है, तो फिर उसमें आप लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये हो सकता है कि आप लोग अभी नहीं समझ रहे हो, क्योंकि आप लोगों ने अभी अर्निंग स्टार्ट नहीं की होगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कमा नहीं रहे होंगे लाइफ में, पर लेकिन आप लोग अगर देखेंगे बहुत सारे ऐसे लोग जो लाइफ में बहुत अच्छा खासा कमा रहे हैं। एक हद तक ही पैसे की रिक्वायरमेंट ऐसी है जो आप लोग खुश रख सकती है। उसके बाद में सारी चीजें आप लोग के पास में, अच्छा लैपटॉप हो गया, आप लोग के पास में आईफोन हो गया, एक अच्छी गाड़ी हो गई, एक अच्छा घर हो गया। उसके बाद में आप लोगों के पास में अगर खुशी आप लोगों से कोई पूछे कि आप लोगों के पास में कि पैसा आप लोग खुशी दे रही है क्या, तो आप लोग शायद ही कोई पर्सन बोलेगा कि नहीं यार, हाँ, शायद ही कोई पर्सन बोलेगा हाँ यार पैसा खुशी दे रहा है। उस टाइम पर जो खुशी होगी वो इंसान कुछ अलग तरीके से उसको ढूंढनी पड़ेगी। हो सकता है किसी की हेल्प करने में खुशी मिल रही हो सकता है किसी और एक एंगल से खुशी मिल रही हो कि हाँ लोगों से बात करने में खुशी मिल रही हो, किसी को कहीं घूमने में खुशी मिल रही हो। तो सबका अलग अलग तरीका यहां पर हो सकता है। तो हाउस होल्ड इनकम जो है उसके बारे में बात करें और लाइफ जो सेटिस्फेक्शन है, ये बात की जा रही है कि रेंज यहां पर 0.15 से लेकर 0.30 तक यहां पर ये घूमता हुआ जो इनका इंडेक्स है वो यहां पर नजर आता है। इसमें अगर बात करूं यहां पर ये काफी प्रशंसनीय बात आप लोग बोल सकते हैं कि इनकम जो है अगर वो बढ़ती है इंडिविजुअल की, तो उसको मेटीरियलिस्टिक जो चीजें उसके पास में होगी, यानी कि गाड़ी हो गई, फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, सारी चीजें खरीद ली उसने, तो एक मेटीरियलिस्टिक तरीके से वो सेटिस्फाई है। तो एक पर्सन ऐसा है कि वो उसको एंजॉय कर रहा है अच्छे तरीके से, ठीक है। एक पर्सन ऐसा है कि ये होने के बाद भी उसको सेटिस्फेक्शन नहीं है, वो और फ्रस्ट्रेट हो रहा है, ठीक है। तो वो देखना पड़ेगा। रिलेटिव इनकम सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। मेरे पास में 5 लाख रुपए हैं, सामने वाले के पास में 10 लाख रुपए हैं, यार मेरे पास में तो 5 ही हैं, तो ये इंसान इरिटेट रहेगा कि कैसे 10 करने हैं। इसके पास में 10 हो गए, सामने वाले के पास में 20 हो गए, ये इरिटेट रहेगा, और उसके पास में तो 20 हो गए। तो रिलेटिविटी वाली जो चीज है ना, कंपेयर करने वाली जो चीज है, वो सबसे खतरनाक है। वो वेल बीइंग को सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है मेरे हिसाब से। मेरे पास में तो यार नॉर्मल फोन है, वो वाला लड़का यार आईफोन लेके घूम रहा है, मेरे पास में तो यार ये वाली बाइक है, उसके बाद यार वो वाली बाइक है,
मेरा घर तो यार ऐसी जगह, उसका घर तो यार इतनी शानदार जगह पे है। ये सारी चीज आप लोग कंपेरेटिवली सोसाइटी में देखने को मिलेगी हर एक जगह। तो ये काफी खतरनाक मुद्दा है जो सोसाइटी में इंपैक्ट डालता हुआ नजर आता है। ये हम लोग को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। इसके बारे में बात की जाए तो रिलेटिव जो इनकम है यहाँ पर ये काफी ज्यादा इफेक्ट करती है वेलबींग को। आप लोगों का क्या मानना है, हाँ या ना? आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, तो आप लोग भी अपनी राय बता सकते हैं। थर्ड जो कंडीशन बताई गई यहां पर, ये है लाइफ सेटिस्फेक्शन जो है उन कंट्री में आप लोग को ज्यादा देखने को मिलेगा जहां पर कैपिटा जो जीडीपी है वो ज्यादा है। यानी कि अगर बात करें, अगर पर्टिकुलर पर्सन के पास में ठीक ठाक रिवेन्यू है तो वो ज्यादा सेटिस्फाई रहेंगे। जैसे मेरे टाइप के अगर लोगों की आप लोग बात करें, ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, एक ठीक ठाक सा रूम होना चाहिए जिसमें बैठकर मैं अपना काम कर सकूं, एक ठीक सा फोन होना चाहिए, ऐसे कि नहीं बहुत हाई फाई फोन चाहिए मुझे, ठीक है, सही है अपना, या तो बाइक हो या फिर एक गाड़ी हो जिसमें बैठकर ट्रेवल किया जा सके आराम से, बस में धक्के न खाने पड़े। तो इस तरीके का नॉर्मल लाइफ मिल जाए तो फिर अपने काम पर बेसिक फंडा क्या होता है कि काम पूरा होना चाहिए, ठीक है। इंसान चाहे कुछ भी कंडीशन में क्यों ना हो, अगर उसका काम चल रहा है, जो भी वो काम कर रहा है, तो वो अगर सही तरीके से चल रहा है तो फिर इंसान जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप को समहाउ सेटिस्फाई करने लगता है। अगर उसका काम ऐसा है कि सोसाइटी को भी एक फायदा पहुंचा रहा है तो फिर बल्ले बल्ले, फिर तो और भी अच्छी बात हो जाती है। तो एक तरीके से यहां पर क्या होना चाहिए बेसिकली, अगर पैसा है तो डिसेंट जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ आप लोगों को देखने को मिलेगा, अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, बच्चों को अच्छी स्कूलिंग आप लोग करा पाएंगे, एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहेगी। कल को मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट ही हो जा रहा है, जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, तो कम से कम ऐसा हो कि इंसान को हॉस्पिटल में ले जाया जा सके। पता चला आप इतना पैसा ही नहीं है कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट करा सके, इतनी फीस ही नहीं है कि बच्चों की फीस हम लोग जमा कर सके, तो वो सारी कंडीशन काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो लोअर मिडिल इनकम कंट्री जैसे इंडिया हो गया, यहां पर अगर एक्सपेंडिचर जो है, इनकम जो है, वो एक सिग्निफिकेंस रोल प्ले करती है ये यहां पर इंसान को खुश रखने में। पर लेकिन जब अमीर कंट्री के अंदर आप लोग जाओगे तो वहां पर ऐसा नहीं है, उनके पास में सारी फैसिलिटी है पर फिर भी वो खुश नहीं है, अपनी पर्सनल रिलेशन से खुश नहीं है, कोई किसी बीमारी की वजह से प्रॉब्लम में चल रहा है, और बहुत सारे मुद्दे आप लोगों को मिल जाएंगे उनके खुश न होने के। तो खुशी एक ऐसी चीज है जो आप लोग अपने हिसाब से कहीं पर भी खोज सकते हैं। बहुत सारे इंसान के पास है बहुत सारे रीजन होंगे खुश न होने के, और बहुत सारे इंसान के पास में बहुत सारे रीजन होंगे खुश होने के। तो ये सारे अपने ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर बच्चा बन के आप लोग जियोगे तो भी खुश रह सकते हो आसानी से, क्योंकि बच्चे को हंसने के लिए रीजन नहीं चाहिए। हम ऐसे लोग हो गए, हमको हंसने के लिए रीजन ढूंढना पड़ता है, और अरसे हो जाते हैं आज के में तो हंसे और खुश रहे हुए भी। लास्ट याद कीजिए किस टाइम हंसे थे, यार दोस्तों के साथ में बैठ के गप्पे मारे थे यार, उस टाइम मजा आया था हंसने में, ठीक है। तो ये मैं खुद अपनी भी बात बता रहा हूँ, काफी लंबा समय हो जाता है हंसे हुए। आप लोगों के साथ में लेक्चर में थोड़ा बहुत हंस लेता हूँ तो सही है, वरना ऐसे ही चली जाती है चीजें कई सारी, क्योंकि बिजी इतना रहता है शेड्यूल, तो उस बिजी के चक्कर में कई बार अपनी लाइफ को जीना इंसान भूल जाता है। और मैं भी उसका शिकार हूं, एक आप लोगों की तरह मैं भी उसका शिकार हूं। जैसे आप लोग पढ़ते हैं तो मेरे भी ऐसे ही पूरा शेड्यूल रहता है, कई बार टाइम नहीं निकल पाता है। तो ये इंसान को सोचना पड़ेगा इसमें से बाहर कैसे निकलना है, ठीक है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये ईपीएफओ के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ऐसी चीजें। ये बात की जा रही है प्रोविडेंट फंड, पीएफ के बारे में सुना होगा आप लोगों ने, जॉब लगा पीएफ कट रहा है, प्रोविडेंट फंड कट रहा है। तो अभी हमारी कंट्री में जो बजट प्रस्तुत किया गया उसमें क्या किया गया, उसमें यह बोला गया अगर साल में आप लोगों का जो पीएफ है उससे जो अर्निंग है वो 2.5 लाख से ऊपर हो रही है तो आप लोगों को उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। मतलब क्या है, मतलब ये है यहां पर अभी जो 2020-21 जो 21-22 का बजट प्रस्तुत किया गया उसमें से यहां पर जो एग्जेम्पशन दे रखा था, जो छूट दे रखा था इनकम टैक्स में, वो यहां पर इसके अंदर अगर आप लोग अर्निंग कर रहे हैं जो आप लोग यहां पर, तो उसमें वो छूट अभी हटा ली गई है फाइनेंशियल बिल 2021 में। यानी कि मतलब क्या है, मतलब समझिए आप लोगों ने पैसा इकट्ठा कर करके 1 करोड़ रुपया जमा कर लिया अपने अकाउंट में, ठीक है, 1 करोड़ रुपया जमा कर लिया मान लीजिए अपने अकाउंट में आप लोगों ने। तो अगर आप लोगों को 6 या फिर 7% का यहां पर आप लोगों को, अगर यहां पर आप लोगों को इंटरेस्ट मिल रहा है तो आप लोगों का साल का लगभग 60 से 70 हजार रुपए आप लोग महीना कमाएंगे, ठीक है, अगर 1 करोड़ रुपए आप लोगों ने अकाउंट में जमा कर लिया। मैं एक रियलिटी का उदाहरण आप लोगों को बताता हूं। मेरा एक फ्रेंड है तो वो एक अच्छी खासी कंपनी में काम कर रहा है, ठीक ठाक उसकी सैलरी है, तो बोल रहा है कि यार जिंदगी में ना बस एक टारगेट है, किसी तरह 1 करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाए। जिस दिन 1 करोड़ रुपए इकट्ठे होंगे उनको अलग अलग बैंक में 3 अकाउंट में डालूंगा और यहां से इनको एक तरीके से फिक्स डिपॉजिट में, और वहां से फिर मेरी 20-30 हजार रुपए यहां पर महीने की इनकम आती रहेगी। तो 60-70 हजार रुपए महीने की इनकम होगी, एक तरीके से मेरी पेंशन सी बन जाएगी और जिंदगी को एंजॉय करूंगा। तो जो इस तरीके के लोग जो टारगेट बना रहे हैं, तो यहां पर ये बोला जा रहा है कि इस तरीके के लोगों की जो इनकम होगी उस पर टैक्स नहीं लगता है नॉर्मली, जो यहां से पैसा आता है तो उसके ऊपर टैक्स लगाने की बात की जा रही है कि जो बैंक में पैसा आप लोगों ने रख रखा है फिक्स डिपॉजिट में प्रोविडेंट फंड के अंदर, तो उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। ये यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया है, ठीक है, समझ गए आप लोग। तो ये यहां पर कंडीशन है कि बोला जा रहा है कि जो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल है, जिसके लगभग अगर बात करें 100, अगर लार्जेस्ट जो इंप्लॉई पीएफ अगर आप लोग देखेंगे उसमें लगभग 2000 करोड़ के करीब यहां पर कॉम्बिनेशन बैलेंस देखने को मिलेगा, तो इसके ऊपर टैक्स लगाने की बात की जा रही है, ठीक है, समझ गए। तो ये यहां पर अभी न्यूज में है, बोला कि इसको गलत तरीके से यूज कर रहे हैं वो लोग जिनके पास में अच्छा खासा पैसा है, वो अकाउंट में डाल देते हैं ताकि टैक्स ना लगे और अच्छा खासा इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो उसके ऊपर टैक्स लगाने की बात की जा रही है। अगर 2.5 लाख से ज्यादा
पर एनम का आप लोगों को वहां से इंटरेस्ट मिल रहा है तो उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। पर लेकिन राइटर ये बोल रहे हैं कि रेट्रोएक्टिव टैक्स, ये क्या मतलब है इसका? ये बोला गया कि अब की साल में जो आप लोगों का साल चला गया है तो उसके ऊपर लगाया जाएगा यानी कि जो साल गया है अभी उसके ऊपर इस टैक्स को लगाया जाएगा। तो ये एक तरीके से पीछे जाकर टैक्स लगाया जा रहा है। तो इसका क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, किस तरीके से क्लैरिटी यहां पर नहीं आ पा रही है कि टैक्स रेट क्या रखना है, आप लोगों को किस तरीके से इसको लेकर चलें। कई सारे लोग अपने रिटायरमेंट के लिए ऐसा कुछ स्कीम इकट्ठा करके चलते हैं, तो उनको तो एक तरीके से ये हट करने वाली बात होगी। आप लोग ये क्या रहे हैं इसके बारे में आप लोग अपना सेशन बता सकते हैं, ये सही है या फिर गलत है, आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात है यहां पर, ये दो किताबों के बारे में बात कर रहा है बेसिकली। इसके द्वारा बोला गया राइटर के द्वारा कि हमारी कंट्री में अगर इंडियन स्टेट के बारे में आप लोग आज के में बात करेंगे तो जो पुअर है सिटीजन है उनको इग्नोर किया जाता है और जो अमीर लोग हैं उनके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है। तो ये दो किताबें भी यहां पर बता रही हैं ऐसा। फर्स्ट किताब में बोला गया लुकिंग डाउन द पुअर, द पेंडेमिक एंड इंडिया, ये मोरल सेंटर बाय हर्ष मंदार है जिनके द्वारा ये किताब लिखी गई है। तो ये जो किताब है इसका इंपॉर्टेंट, ये किताब याद रखेगा। बोला जा रहा है कि बहुत सारे लोगों की इनकम चली गई, बहुत सारे लोगों की रहने की जगह चले गए, बहुत सारे लोगों को खाना नहीं मिला और बहुत सारे लोगों को दवाइयां तक नहीं मिली पेंडेमिक के ड्यूरेशन में और लॉकडाउन के टाइम पर। तो सिचुएशन जो है वो इतनी खराब हुई कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो गरीबी रेखा के और ज्यादा नीचे आ गए और ज्यादा गरीब हो गए। तो इंडियन पुअर सिटीजन और ज्यादा पुअर हो गया, ऐसा यहां पर बोला गया। दूसरा जो इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर यह बोला गया कि डिस्पाइट द स्टेट जो वाई इंडिया लेट्स इट्स पीपल डाउन एंड हाउ दे कोप, यानी कि एक तरीके से कैसे वो यहां पर इसके साथ में कोऑपरेट करें, ऐसी कंडीशन देखने को मिल रही है। ठीक है, तो राजशेखर के द्वारा ये किताब लिखी गई है। इसमें भी ये बताया गया कि हमारी कंट्री में अगर आज के डेट में आप लोग कंडीशन देखिएगा, जो वीकनेस हमारी कंट्री में जो बनी हुई है आज के डेट में जो गरीबों को और गरीबी झेलनी पड़ रही है और अमीर सही तरीके से लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, तो ये बोला जा रहा है कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस या फिर जो यूनियन प्रोग्रेसिव अलायंस उसका फेलियर नहीं है, यानी कि जो एनडीए गवर्नमेंट है प्रेजेंट टाइम पे या फिर पहली जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उसका फेलियर नहीं है, ये एक तरीके से सिस्टेमिक फेलियर आप लोगों को देखने को मिलेगा। सिस्टेमिक फेलियर मतलब एक तरीके से कनेक्टिंग द वॉल समथिंग, यानी कि पूरा एक सिस्टम ही खराब चल रहा है जिसकी वजह से कंडीशन देखने को मिलती है। ये कोई गवर्नमेंट अकेले काम नहीं कर रही है। आज की डेट में अगर आप लोग बात करें हमारी कंट्री के बारे में तो हर एक लेवल पर आप लोग करप्शन नजर आएगा। लोगों के अंदर भी करप्शन है, लोग चाहते हैं कि जल्दी से उनका काम हो जाए, पैसा देकर काम कराने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर पैसा ना देने से काम चले तो वो काम फॉलो कर ले जाए। तो ये सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं। पॉलिटिकल और सोशल अगर हिस्टोरियन की आप लोग बात करें तो कहीं ना कहीं आप लोग देखिए ये किसकी चीज के ऊपर है, दे आर बुल्ट अपॉन द सपोर्ट ऑफ द पीपल। ठीक है, इसी के साथ में स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी अगर रहेगी तो स्टेबिलिटी रहेगी, डिलीवरी पब्लिक सर्विस अच्छी होनी चाहिए तो वो देखने को नहीं मिलेगी। इसी के साथ में जो एबिलिटी यहाँ पर सेफ और इंप्लीमेंट करने वाली वो आप लोगों को नहीं है, कोई भी नया चेंज करना है तो वो नहीं देखने को मिलता है, तो उसके खिलाफ कई सारे आप लोगों को प्रोटेस्ट वगैरह देखने को मिल जाते हैं। प्रॉपर में ग्राउंड लेवल पर चीजों को इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है जो यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऊपर से तो जैसे हमारी कंट्री में राजीव गांधी साहब के द्वारा बोला गया था कि ऊपर से अगर 1 रुपया चलता है 100 पैसे चलते हैं तो लास्ट इंसान तक 16 पैसे पहुंचते हैं, बाकी के 84 पैसे जो हैं वो किसी न किसी बाबू या किसी इंसान के बिचौलिए की पॉकेट में सेट हो जाते हैं। तो जब तक हमारी कंट्री में स्ट्रॉन्ग और गुड स्टेट नहीं होगा और खासकर एक पॉलिटिकल विल नहीं होगी पॉलिटिकल लीडर की, तब तक चीजें नहीं सुधरेगी। रिलीजन कास्ट ये डिवाइड, इनके नाम पर लोग डिवाइड होते रहेंगे, इससे ऊपर उठना पड़ेगा। गुड पब्लिक मैनेजर यहां पर होने चाहिए जो कि सिटीजन सेंट्रिक चीजों को लेकर चले। और इसमें देखिए जो लोग हैं उनको तो काम करना ही पड़ेगा, गवर्नमेंट को भी काम करना पड़ेगा, और जो बिजनेस हाउसेज हैं जो काफी लार्ज स्केल पर इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराते हैं वो भी काफी बड़ा रोल प्लेंगे इस पर्टिकुलर फील्ड में। अगर पूरी सोसाइटी मिलकर इसका सॉल्यूशन निकाले तो सॉल्यूशन निकलेगा। किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के ऊपर आरोप लगाना कि गवर्नमेंट ये काम नहीं कर रही है और वो ये काम नहीं कर रहे हैं तो हम भी उसके भागीदार हैं, ये यहां पर बोला गया है। ठीक है, तो इधर पूरा आर्टिकल यहां पर अब बात करें अमेरिकन मेडिटेरेनियन सी के बारे में। बोला जा रहा है यहां पर ये मिसिसिपी जो रिवर बेसिन है, इसी के साथ में जो कैरेबियन सी है और गल्फ ऑफ मैक्सिको है वो वाला रीजन आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये बोला जा रहा है कि ये ओशियनिक मार्जिन है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1, बी में बोला गया 2, सी में बोला गया बोथ, डी में बोला गया नाइदर 1 नॉट 2। सही आंसर क्या है? ABCFD। तो सही आंसर है सी, दोनों स्टेटमेंट सही है। ये यूएसए हो गया, जैसे यहाँ पर ये मिसिसिपी होगी, इसमें यहाँ पर रिवर आप लोगों को देखने को मिलेगी, गल्फ ऑफ मैक्सिको और कैरेबियन सी। तो ये वाला जो एरिया हो गया इसको बेसिकली बोला जा रहा है अमेरिकन मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, एक ये वाला मेडिटेरेनियन सी, इसके साथ में कंफ्यूज मत कीजिएगा आप लोग, जो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है। ओके, तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया इसका सी, यानी कि दोनों सही है। तो ये था डिस्कशन, पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। और क्वेश्चन का आंसर जरूर दिया कीजिए जो आप लोगों को लिखने के लिए दिया जाता है।